वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम क्लस्ट। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उन डॉक्यूमेंट्स का जो क्रूशियल डेट होता है या कट ऑफ डेट होता है वो क्या क्या है। तो अगर आपको एसएससी सीजीएल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जानना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर और किस फॉर्मेट में होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप एसएससी सीजीएल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, तो सब कुछ इसमें है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको अगर फ्री में स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इंपॉर्टेंट मैथ्स और ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज, ऐसा करके बहुत सारे अगर आपको फ्री में मटेरियल चाहिए स्टडी मटेरियल, ऑलिव बोर्ड में ऐसे ऐसे फ्री मटेरियल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पीडीएफ्स हैं जो आपके काम के हैं और वो भी फ्री में वो प्रोवाइड करते हैं। और ये जितना भी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का मैथ साइंस आपको जो भी चाहिए वहाँ पर सब कुछ मिलेगा। और दूसरी बात है कि ये सारे पीडीएफ्स फ्री है और ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के पीडीएफ्स हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो अगर आपको ये सारे पीडीएफ्स वगैरह फ्री में चाहिए स्टडी मटेरियल, तो आप एक बार ऑलिव बोर्ड में जरूर जा करके एक बार देखिएगा और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए फ्री में, तो आप उसे ऑलिव बोर्ड से ले सकते हो और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब देखिए, देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये जो कुछ भी मैं इसमें बताऊंगा ये सारा कुछ आपका नोटिस में दिया हुआ है। जो सीजीएल का ऑफिशियल नोटिस निकलता है उसमें ये सारा कुछ मेंशन्ड होता है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। तो ये सारा कुछ नोटिस में दिया हुआ है। मैं वही आपको एक एक करके दिखाऊंगा और उसे एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा कि उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो सेक्शन है उसमें ये सेक्शन आपको मिल जाएगा 14 में। तो देखिए, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो ये पैराग्राफ है ये आपको 14 नंबर में मिल जाएगा पीडीएफ में। अब उसमें 14 में भी आप देखिएगा कि बहुत सारा सब पॉइंट्स मिलेगा, 14.1 14.2 ऐसे करके एक्सप्लेन किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को सारा कुछ। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं 14.1। 14.1 जो है इसमें ये बोला गया है कि आप जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइएगा उसका आपको फोटोकॉपीज लाना है सबमिट करने के लिए। यहाँ फोटोकॉपीज कितना लाना है वो नहीं दिया हुआ है, तो आप 2 या 3 फोटोकॉपीज पर डॉक्यूमेंट लेकर के जाइएगा। जमा करने के लिए वहां पर सबमिट करना पड़ता है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेकर के जाना है, साथ में फोटोकॉपी भी आपको लेकर के जाना है। ये था आपका 14.1। फिर 14.2 में ये दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा। तो ये जो पोस्ट प्रेफरेंस है ये आपको भरना पड़ेगा, या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको सबमिट करना है, या तो आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो पहले डीवी से पहले, या तो फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी इसे जमा कर सकते हो। तो ये आपको उस टाइम भरना पड़ता है डीवी के टाइम पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे। और ये जो पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म होता है ये आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले। तो आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट करके लेके जाइएगा वहाँ, और आपको डीवी में ये वाला फॉर्म जमा करना पड़ेगा पोस्ट प्रेफरेंस वाला, कि आप किस पोस्ट को पहले रखना चाहते हो, किस पोस्ट को बाद में रखते हो। ये है आपका 14.2। अब उसके बाद आगे देखते हैं 14.3 14.4, आगे और भी है। अब देखिए 14.3 जो इसका पॉइंट है इसमें ये दिया हुआ है कि आप सोच समझ के भरिएगा पोस्ट प्रेफरेंस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं इसमें जिनमें की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड्स है इसके अपने। तो आपको ये सब क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आप इन सारे पोस्ट को अगर पोस्ट प्रेफरेंस में ऊपर भरते हो। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हो इंस्पेक्टर सीबीआईसी, इंस्पेक्टर एग्जामिनर सीबीआईसी ऐसे करके। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब आगे, अब यहाँ से जब आगे मैं बताऊंगा वहां पर आपको पता चलेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले करके जाना है। अब देखिए 14.6, सबसे पहले चीज तो है कि कैंडिडेट्स हैव टू ब्रिंग 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, मतलब 2 फोटोग्राफ लेकर के जाना है पासपोर्ट साइज, और 1 ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, मतलब और एक वैलिड आईडी प्रूफ लेकर के जाना। जैसे कि हम एग्जाम देने जाते हैं तो उस टाइम एक आइडेंटिटी प्रूफ लेकर के जाना पड़ता है, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी एक जाना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या लेकर के जा सकते हो वो सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो वही वाला लेकर के जाइएगा जिसमें सब कुछ नाम वाम सब कुछ सही हो। तो ये था 14.6 कि एक आईडी प्रूफ लेकर के जाना है और 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जाना है, ये पहला। उसके बाद अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ से आता है 14.7। 14.7 से पूरा लिस्ट है क्या क्या अब चाहिए। देखिए 14.7 में है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। इन सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको फोटोकॉपी वहां सबमिट करना पड़ेगा। अब ये भी एक एक करके देखते हैं। जैसे देखिए मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी सर्टिफिकेट, मतलब कि जो 10th क्लास का आपका है वो आपको जमा करना है। मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी सर्टिफिकेट उसी को कहते हैं, 10th क्लास का जो मार्कशीट वगैरह है आपका वो। अब 10th क्लास में जो क्या क्या आपको लेकर के जाना है, तो 10th क्लास में आपके पास बेसिकली मार्कशीट होगा, एडमिट कार्ड होगा। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ है कि आपको केवल मार्कशीट लाना है या एडमिट कार्ड भी लाना है। तो आप दोनों जो कुछ भी आपके पास 10th क्लास का है वो सब कुछ लेकर जाइएगा, ठीक। उसके बाद फिर आपका आता है अगला, नेक्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में आपका क्या क्या आ जाता है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी।
जैसे कि देखिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, इसमें क्या है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये तो ठीक है। तो आपको, आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसके रिस्पेक्ट में जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप लेकर के जाइएगा। उसके बाद अगला देखिए कि देखिए और एक पोस्ट है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसमें भी देखिए क्या दिया हुआ है कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। मतलब 12th स्टैंडर्ड में एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए आपका मैथमेटिक्स में, या तो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट डिग्री लेवल। ये तो ये आप देख लीजिएगा, अगर आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अगर आप भरना चाहते हो तो आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखिएगा कि आपको क्या क्या लेकर के उसमें जाना है, ठीक। अब ये तो देख लिया आप लोगों ने दो पोस्ट। अब बाकी जितने भी पोस्ट है इन दोनों को छोड़ करके उसमें सब में ग्रेजुएशन मांग। अब ग्रेजुएशन वालों के लिए देखते हैं क्या क्या है। अब देखिए अगला जो है ये है ग्रेजुएशन वालों जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं उनके लिए ये वाला है। अब देखिए क्या है कि ऑल द कैंडिडेट्स हु आर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रेलेवेंट सर्टिफिकेट सच एज, यहाँ से देखिए क्या क्या दिया हुआ है कि मार्कशीट लेके जाना है। उसके बाद ऑल 3 years ऑफ ग्रेजुएशन, मतलब 3 साल का जो आप ग्रेजुएशन था या 4 साल का जो भी ग्रेजुएशन था आपका, उसमें जितना भी मार्कशीट आपको मिला है वो सब कुछ लेकर के जाना है। उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर के जाना है और डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन लेकर जाना है इन ओरिजिनल। ये सारा कुछ आपको ओरिजिनल ले जाना है एज अ प्रूफ ऑफ हैविंग एक्वायर्ड द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर 1/1/2/21। मतलब ये इस बार का जो सीजीएल है उसके लिए दिया हुआ था। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि अगर आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन है तब आपको क्या लेकर के जाना है। आपको लेकर के जाना है आपका मार्कशीट लेकर के जाना है 3 साल का या 4 साल का, जितना साल का भी आपका ग्रेजुएशन था उसमें जितने भी मार्कशीट्स आपको मिले वो लेकर के जाना है, प्लस प्रोविजनल सर्टिफिकेट और प्लस डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन ओरिजिनल, ओरिजिनल वाला लेकर के जाना है ये सारा कुछ। ये आपका था कि आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन है, नॉर्मल ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तब। ये आपको समझ में आ गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या लेके जाना है आपको सर्टिफिकेट। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए अगला जो है 14.7.3, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आप लोगों ने देख लिया कि ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन के हिसाब से आपको लेकर के जाना है। और उसके बाद अब आता है उसके बाद कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट बिलोंग्स टू रिजर्व कैटेगरी। अगर आपने अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरा था तो आपको इधर फिर 14.7.2 तक ही आपका काम का है, उसके बाद आपका कुछ काम का इधर नहीं है। इसके बाद बाकी अगर इधर जितने भी हैं ये सारे के सारे स्पेशल केसेस हैं। जैसे कि अब देखिए कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। और ये जो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है इसका फॉर्मेट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो दोनों मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जो आपको दिखाना पड़ेगा इसमें वो आपका, देखिए अब कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपको इशू करवाना है वो कौन इशू करेगा और किस फॉर्मेट में इशू होना चाहिए, ये दोनों एसएससी ने दिया हुआ है। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जैसे कि देखिए ये जो आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिख रहा है, फॉर्मेट फॉर SC/ST सर्टिफिकेट, ये आपका जो है ये शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए है कि उनको अगर रिजर्वेशन क्लेम करना है तो उनको इस फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। ये आपने देख लिया, ऐसा फॉर्मेट है इसका। और कौन कौन से ऐसे अथॉरिटीज है जो इसे इशू कर सकते हैं उसका भी यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट, मतलब यहाँ पर देख सकते पूरा लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। इनमें से आपको किसी से भी आप अगर आप बनवा लेते हो तो ये वैलिड रहेगा। ये था आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। अब हम आगे देखते हैं ओबीसी के लिए। अब देखिए ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए। ये सारा कुछ आपको नोटिस में मिल जाएगा, अगर आप नोटिस देखिएगा खोल करके तो ये सारा कुछ उसमें दिया हुआ है पहले से, उसमें आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक। ये आप लोगों ने फॉर्मेट देख लिया। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट में आप लोगों ने देख लिया कि क्या फॉर्मेट चाहिए और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब कौन इशू करता है वो भी देख लिया आप लोगों ने। अब इसमें देखिए क्रूशियल डेट कब आता जाता है तो वो देखते हैं यहाँ पे, उसका भी इसमें नोटिस में दिया हुआ है उसके बारे में भी। अब देखिए अगला जो पॉइंट ये पॉइंट 6 में दिया हुआ था कि क्रूशियल डेट वगैरह जो कुछ भी ये पॉइंट 6 में दिया था, जैसे प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। अब ये जो पॉइंट है ये भी नोटिस के अंदर में ही था। उसके बाद देखिए ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है कि आपको अगर आप ST/SC OBC EWS PWD कैटेगरी से हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले है कि ये तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर इस वाले जो 6.1 है इसमें ये लिखा हुआ है कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और दूसरा बात है कि आपका जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अब देखिए 6.2 जो है वो आपका देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि 6.2 में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग SC/ST OBC EWS PW स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट्स विद fee concession, reservation, age relaxation, etc. Whether not specified otherwise will be the closing date for recipient of online application। मतलब कि अगर आपका इसमें डेट नहीं दिया हुआ था जब ये नोटिस निकलता है और नोटिस में अगर ये डेट मेंशन नहीं होता है क्रूशियल डेट, तो वो जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट होता है उसे ही क्रूशियल डेट माना जाता है। मतलब उससे पहले का आपका सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए।
अब पहले देखिए बेसिकली इसमें ओबीसी ईडब्ल्यूएस होता था, और देखिए अब इसमें एससी और एसटी को भी यहाँ पर डाल दिया है इसमें इसी वाला। अब देखिए क्रूशियल डेट में, अब देखिए यहाँ पर पहले केवल ओबीसी और आपका ईडब्ल्यू ओबीसी होता था, बेसिकली ईडब्ल्यूएस आया तो ईडब्ल्यूएस को भी डाल दिया, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैलिड होता है और ओबीसी वालों के लिए 3 साल का लगभग। तो और एससी एसटी का वैलिडिटी अनलिमिटेड रहता है, और एस सी का वैलिडिटी होता नहीं था, बट फिर भी एस सी को भी इस बार इंक्लूड कर दिया है इसमें कि क्रूशियल डेट में। और अब इसमें देखिए कि इसमें क्या हो गया क्रूशियल डेट, कि आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल जब तक है, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का जो लास्ट डेट होता है उस दिन से पहले का होना चाहिए आपका, ये आपका क्रूशियल डेट है। अब उसके आगे देखिए कि 6.3 भी देख लीजिए, पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसी मस्ट इंस्टीट्यूट दैट ही सी पोजेस द कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर ऑन द क्रूशियल डेट। मतलब क्रूशियल डेट से पहले आपका क्रीमी लेयर में आपका फॉर्म नहीं करना चाहिए। मतलब कि आप अगर आप क्रीमी लेयर में हो, क्रूशियल डेट के बाद अगर आप क्रीमी लेयर में चले जाते हो तो वो अलग बात है, लेकिन जिस क्रूशियल डेट की बात यहाँ पर हो रही है उस क्रूशियल डेट से पहले अगर आप क्रीमी लेयर से बाहर हो तब आप एलिजिबल हो। तो अगर आपको ओबीसी रिजर्वेशन लेना है तो आपको क्रूशियल डेट से पहले आप क्रीमी लेयर में नहीं आने चाहिए, आप क्रीमी लेयर से बाहर होना चाहिए आपका। और उसके बाद ये हो गया 6.3। और देखिए 6.4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अब ध्यान दीजिएगा कि देखिए क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि क्रूशियल डेट जब भी आपका अगर मिस हो जाता है कि आपका सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के बाद का हो या क्रूशियल डेट से बहुत पहले का हो, तो उसमें क्या होता है कि प्रोविजनल वो लिख देते हैं और उसे डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये वाला 6.4 पढ़िए, ये बहुत मजेदार है। इसमें देखिए क्या लिखा, कैंडिडेट्स में ऑल्सो नोट दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव द कैंडिडेचर विल रिमेन प्रोविजनल। मतलब कि ये सारा कुछ अगर आप सबमिट कर देते हो टाइमली, सब कुछ कर देते हो, आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है, तब भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोविजनल ही रहेगा, तब भी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो प्रोविजनल माना जाएगा। और वो कब वेरीफाई होगा, 100% कंप्लीट वेरीफाई कब होगा, जब आपका डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है उस डिपार्टमेंट में वो डॉक्यूमेंट फिर जाएगा, वहां पर फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे, उसके बाद फिर जा करके आपको टोटल क्लियरेंस मिलेगा। आपके डॉक्यूमेंट में अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक भी होता है तो वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे प्रोविजनल करके, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर आपका जो अथॉरिटी है, मतलब कि जहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट होना है जिस डिपार्टमेंट में, वो फिर से क्रॉस वेरीफाई करेगा। तो ओवरऑल है कि आपका 2 बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इसमें, एक बार आपका एसएससी लेता है और उसके बाद एक बार जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है उस डिपार्टमेंट खुद लेगा एक बार। तो ये आप लोगों ने देख लिया। अब जो अगला है वो देखिए कि इतना तो हो गया कि कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसके बाद आगे जो है वो स्पेशल केसेस है सारे, जैसे पर्सन विथ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट इफ एप्लीकेबल फॉर एक्स सर्विसमैन सर्विंग डिफेंस पर्सनल, ये सारा कुछ है। आप इसमें देख लीजिएगा कि अगर आपका इनमें से कोई भी एक है तो आपको इसके लिए सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और वो उसका जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, वो जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें दिया हुआ रहता है। सीजीएल का जो ऑफिशियल नोटिस होगा उसके नीचे में आपको वो सारा फॉर्मेट्स मिल जाएगा। ये था इतना। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कि अगर किसी का, ये देख सकते हैं 14.7.9 है, कैंडिडेट्स हु क्लेम चेंज इन नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन और मैरिज और रीमैरिज और डाइवोर्स एक्सेट्रा, उनको क्या क्या करना पड़ेगा वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो ये देख लीजिएगा, अगर आपका नाम अगर चेंज किया गया है मैरिज के बाद या कुछ भी, तो आपको ये सब सारा कुछ करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए 14.8 जो पॉइंट है ये है कि एनी अदर डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन द एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर डीबी। मतलब अगर इतने जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको इसमें बताया और जो कुछ भी आपने इसमें देखा, उसके अलावा भी अगर कोई डॉक्यूमेंट की अगर जरूरत होती है तो वो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब वो आएगा एडमिशन सर्टिफिकेट, मतलब कि एडमिट कार्ड, तो उसमें आपको वो स्पेसिफिकली दिया हुआ रहेगा कि आप ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेकर के आना है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने इसमें आपको बताया, उसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो वो आपका जो एडमिट कार्ड होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसमें वो चीज़ मेंशन किया हुआ रहेगा। तो इसलिए उसका टेंशन मत लीजिएगा। अदरवाइज जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है वो सारा कुछ मैंने आपको इसमें बताया है, और ये सारा कुछ आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स था ये ऑफिशियल नोटिस में आपको खुद मिल जाएगा। अगर आप खुद से भी देखना चाहो तो आपको वहां पर मिल जाएगा।